friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Day Exam Target। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी बहुत दिनों से डिले हो चुकी है, नहीं चल रही है। उसके लिए मुझे खेद है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट कुछ कंडीशन थी जिसके कारण नहीं चल पा रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, कुछ घर में प्रॉब्लम थी। अब डेली क्लासेस चलेंगी आपकी, और डेली का मतलब अल्टरनेट डे पे, जैसे आज चल रही है फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे चलेगी परसों, ताकि आपका मैं सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर पाऊँ। वो जो चैप्टर चल रहा था उसको मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, उसको होल्ड पे रखता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, मेजर पार्ट्स कवर हो गए हैं, 80% कवर हो चुके हैं, 20% केवल रिमेंस रह गए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया फ्रेश चैप्टर, जिसको मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पहले थोड़ी सी हमें कहानी एक सुनते हैं, उस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि होता क्या है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में कितने खर्च हुए आज या एक महीने का जो खर्च है, तो आप क्या करोगे? आप घर की जो लिस्ट है, जो रिकॉर्ड है, जो डायरी है, उसको निकालोगे और उसको देखोगे कितना रुपए आए, कितने रुपए खर्च हुए, सारा बैलेंस अपना चेक कर लोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपका एस्टिमेशन से ज़्यादा खर्च हुआ है या एस्टिमेशन से कम खर्च हुआ है। उसी तरह आप ये जानने की कोशिश करना चाहोगे कि गवर्नमेंट कितने रुपए इस साल खर्च की है, पूरे देश में गवर्नमेंट कितने रुपए कमाई है, कहाँ कहाँ से कमाई की है, कहाँ कहाँ खर्च की है। यदि इसको जानने की इच्छा हुई आपकी, तो आप क्या देखने जाओगे? आप देखने जाओगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी कहते हैं। अच्छा, आपको यदि ये मन करे कि कंपनी दूसरे देशों के साथ कितने व्यापार की है, कितना व्यापार नहीं की है, कितना धन कमाई है, कितना सामान भेजी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित और चीज़ों के लिए वो जानने की कोशिश करेगी, तो वो क्या चेक करेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट चेक करेगी। तो बैलेंस पेमेंट क्या हो गया? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कोई देश अपने रेजिडेंस से किसी अन्य देश के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है। कैसे ट्रांजेक्शन? जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसका मतलब आपको यदि मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन आपसे पूछूं, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दे पाओगे क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक accounting record of systematic financial record of a country, किनके बीच में, between a residence and other country during a specific period of time। यानी किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो कंट्री रखती है, किसके किसके बीच में? एक रेजिडेंस के बीच में और एक आउटसाइड ऑफ कंट्री के बीच में, मतलब दूसरे देशों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको रिकॉर्ड के लिए हम रखते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो क्या कहलाती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है दोस्तों। इसमें अब बुक में तो इतना दिया, लेकिन मैं कुछ एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूँ जो कि आपके काम की है। जैसे ये सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, तो देखते हैं सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या होता है, और उसके बाद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या है, रेजिडेंस एंड आउट अदर कंट्री ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम समझते हैं सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है।
दोस्तों सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड करता कौन है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है वो कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री करती है। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? तो मैंने बताया है आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी क्या होती है? सेंट्रल कंट्री होती है दोस्तों, सेंट्रल बैंक होती है। यदि मैं इंग्लैंड में कहूँ तो आपको वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होगा, अमेरिका में अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक होगा। तो ये करता कौन है? यदि आपसे पूछ ले कभी तो आप कहोगे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, मतलब भारत के लिए आरबीआई करती है। ठीक है दोस्तों। इसका जो सिस्टम बनाया गया है, मान लीजिए चाइना अलग तरीके से करती है, भारत अलग तरीके से लिखती है, पाकिस्तान अलग तरीके से लिखता है, कोई देश अलग तरीके से लिखता है, अमेरिका अलग से, इंग्लैंड अलग से। तो जो मेन अथॉरिटी होगी ना उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने में। तो एक उसका एक कॉमन मैनुअल, जैसे मैं बताऊं कि कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनाती है, कोई कंपनी अलग तरीके से बनाती है, तो क्या कोई सीईओ उसको जज कर पाएगा कि कैसे है क्या है? तो एक कॉमन अकाउंटिंग पर्टिकुलर व्यवस्था बनाई गई है, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम दिया गया है, उस हिसाब से सब लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। उसी तरीके से एक कॉमन सिस्टम दिया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करने का। वो कॉमन सिस्टम किसने दिया है? तो कॉमन सिस्टम दिया है आईएमएफ ने। किसने दिया है? आईएमएफ ने। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मैनुअल होते हैं उस मैनुअल के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। तो आपसे कह देगा कि जो फॉर्मेट बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का या बैलेंस ऑफ पेमेंट के बनाने का जो तरीका है वो कौन देता है? तो आप कहोगे आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो द फॉर्मेट of balance of payment is made according to the manual of IMF। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए भी एक कॉमन करेंसी यूज की गई है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो वो रुपया में नहीं रहेगा, वो श्रीलंका के पैसे में नहीं रहेगा। श्रीलंका में भी रुपए चलते हैं, आपके नेपाल में भी रुपए चलते हैं। तो अन्य देशों में जो भी पैसे हैं उनकी जो लोकल करेंसी होती है, आपकी रसिया में रूबल चलती है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं स्टर्लिंग चल रहा है, कहीं पाउंड चल रहा है। तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक समरसता लाने के लिए, एक सिमिलरिटी फ्लो लाने के लिए केवल एक करेंसी यूज किया गया। उस कॉमन करेंसी का नाम है डॉलर। तो ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्डेड ओनली इन डॉलर। किसमें रिकॉर्ड होता है? केवल डॉलर में रिकॉर्ड होता है। बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको किसी जनरली बुक में नहीं मिलेंगी। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए पढ़ाई भी जा रही है साथ में, ताकि कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको, आप जब कंपटीशन दो, अच्छा लेवल कंपटीशन दो, तो आप अभी से ये जानते रहो जब हमें थोड़ा पढ़ना ही है तो उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। ये आपके बुक में शायद नहीं दिया होगा। अच्छा, ये तो हो गई। इसको रिकॉर्ड रखता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए आरबीआई। इसका जो मैनुअल सेट किया गया है, जो इसका फॉर्मेट है, जो इसका सिस्टम है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? आईएमएफ के द्वारा बनाया गया है। आईएमएफ ने ये कहा कि जो इसमें रिकॉर्ड हुई करेंसी वो डॉलर में क्यों होगी, आप लोग अपनी लोकल करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। चौथी बात, यदि कैश का इनफ्लो होता है, क्या होता है? कैश का यदि इनफ्लो होता है, इसका मतलब कैश आया, आप कहोगे इसको पॉजिटिव लिखोगे और इसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। किस साइड में लिखोगे आप? क्रेडिट साइड में लिखोगे। पैसा आया तो आपने किधर लिख दिया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। और यदि कैश का आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो कर गया, मतलब कैश चला गया तो आप निगेटिव हो गया, वो किधर लिखा जाएगा? वो डेबिट साइड ऑफ बीओपी। किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड ऑफ
बीओपी। आपको इतनी बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? ये 4 बातें। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इसको बीओपी को रिकॉर्ड करता है, भारत के लिए जैसे आरबीआई है। इसका मैनुअल सेट किया गया है आईएमएफ के द्वारा। ये रिकॉर्ड जो होते हैं ट्रांजेक्शन वो केवल डॉलर में होते हैं। यदि कैश का इनफ्लो हुआ तो ये कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। कैश का आउटफ्लो हुआ तो कहाँ लिखा जाएगा? ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। दोस्तों आइए अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में देखते हैं। दोस्तों स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है ये 1 साल के रिकॉर्ड होता है, फॉर 1 ईयर। अब 1 साल में 2 बातें हो गई। एक हो गया आपका कैलेंडर ईयर और दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों रिकॉर्ड हम कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर दोनों हिसाब से करते हैं, पर हमारा जो उसका रिकॉर्ड का जो चेक होता है, मतलब हम रिकॉर्ड को जो बनाने के लिए सिस्टम बनाए हैं, मतलब रिकॉर्ड की जो चेकिंग करेंगे, रिकॉर्ड की जो मेंटेनिंग करेंगे, वो किसके हिसाब से करेंगे? फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है दोस्तों, कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर कब से कब होता है? सबको पता है, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमारे काम का क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। आपसे कई बार क्या पूछा है फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, तो आप बताएंगे अप्रैल से मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है दोस्तों। अब था कि ट्रांजेक्शन किनके बीच में हो रहा था, तो रेजिडेंस एंड अदर कंट्री। आपको पता नहीं रेजिडेंस क्या होता है? दोस्तों इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया कि रेजिडेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोई कब रेजिडेंस माना जाएगा, कब नहीं रेजिडेंस माना जाएगा, उसका पूरा नागरिकता किसको कैसे मिली, वो सारी बातें अलग है, वो काफ़ी डिटेल की बातें। आप बस इतना जानिए रेजिडेंस का मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा जो भी रेजिडेंस के रूल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन पे जो रेजिडेंस माने जाते हैं उनको हम रेजिडेंस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्ट हु इज क्वालिफाइड, जो एक्ट के हिसाब से क्वालिफाइड है वो क्या हो गया? रेजिडेंस हो गए। आप मोटी मोटा मान सकते सिटीजन आपके लेवल पे, लेकिन तो सिटीजन ही रेजिडेंस नहीं माना जाता है। समझ बात दोस्तों? जो नागरिक है जो काम कर रहा है वो। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या है। ये तो आप जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे होता है, कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, और रेजिडेंस के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। आप एक बार फिर परिभाषा को रिकॉल करिए। इट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल, इट इज द सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड। किसका सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है? किसी ट्रांजेक्शन का। कब से कब तक होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किनके बीच में होता है? रेजिडेंस एंड दूसरी कंट्री के बीच में, भारत और भारत से बाहर की जो कंट्रियां हैं। तो एक भारतीय यदि किसी बाहर कंपनी द्वारा कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है ट्रांजेक्शन, उसके बारे में रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलेगा। आइए दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट को देखते हैं। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच के कारण आज यहीं तक रखते हैं। आज कंपोनेंट ऑफ जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है, लगभग 20 मिनट का वो भी होगा क्लास। वो अगली क्लास होगी हमारी, मतलब परसों नेक्स्ट डे वो क्लास आपको मिल जाएगी दोस्तों। यदि मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट मेरे मोटिवेशन के कारण होते हैं। आई एम मोटिवेटेड फ्रॉम योर कमेंट्स एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, योर कमेंट्स इज लाइक अ बूस्टर फॉर मी। तो आप कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इसके जब व्यू बढ़ेंगे
तभी इसमें मेरा फायदा और आपका भी फायदा है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें काम करना है। जय हिंद, जय भारत।